मिलिए इनसे। यह है स्वामी नित्यानंद। एक एस्टिमेट के हिसाब से इनकी संपत्ति आज लगभग 10,000 करोड़ की है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये एक बाबा हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इन्हें साल 2018 में इंडिया छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि इनके खिलाफ कई केसेस चल रहे थे। चलिए अब इनसे मिलिए। यह है आसाराम बापू। ये इंडिया में 400 से ज़्यादा आश्रम ओन करते हैं, लेकिन साल 2013 में इन्हें एक छोटी बच्ची के दुष्कर्म करने पे सज़ा सुनाई जाती है। ऐसे कई केसेस पूरे देश भर में देखने को मिले हैं, जहां पे ऐसे बाबा लोगों की आस्था का फ़ायदा उठाकर कई इलीगल बिजनेसेस के साथ साथ कई इलीगल प्रैक्टिसेस करते हुए पकड़े गए हैं। इस पूरे बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा पैसा तक कमा लेते हैं ये लोग, लेकिन ये बात यहीं तक ही सीमित नहीं है। ऐसे बाबा समाज में अनटचेबिलिटी जैसे गलत मैसेजेस तक स्प्रेड करते हैं। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। लेकिन ये सब जानते हुए भी लोग इन बाबाओं के पास अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स तक डोनेट कर देते हैं। काफ़ी सारी जगहों पे तो इन बाबा से मिलने के लिए लोग भीड़ में तक मर जाते हैं। आसाराम बापू को सज़ा सुनाने के बाद आज भी इनके कई फॉलोअर्स इन्हें सपोर्ट करते हैं। इंडिया में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी लाखों करोड़ों लोग इनके सम्मेलन में जाते हैं। पॉलिटिशियन से लेके आम आदमी तक क्यों इन बाबाओं को इतना सपोर्ट करते हैं और कैसे ये बाबा इतना पैसा कमा लेते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों आज इंडिया में लोग इन बाबाओं को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं, आइए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीज़न है लोगों के अंदर सेटिस्फैक्शन की कमी होना। आज के समय हर एक इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की कमी है, चाहे वो पैसा हो या फिर चाहे वो रोज़गार हो। लेकिन आखिर ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उनकी सारी समस्याओं परेशानियों का सॉल्यूशन उन्हें कोई दे दे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये बाबा लोगों को होप देते हैं। लोग अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं, जहाँ पे उन्हें उनकी परेशानियों का एक सिंपल सा सॉल्यूशन दे दिया जाता है और लोग इस उम्मीद में होते हैं कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कभी दाना डाला कबूतरों को? नहीं डाला नहीं जी। आते हैं क्या वहाँ? आते हुए नहीं देखे हैं जी कहीं। घर में कोई और तो नहीं डालता? कबूतर बार बार क्यों आ रहे हैं? नहीं, कबूतर को तो नहीं डालते जी, कुत्ते को रोटी और गाय को मछली को डालते हैं जी। अच्छा है कि आप कबूतरों को डालना शुरू कीजिए। जहाँ भी आपको मिल जाए, वहाँ मिलते हैं या कहीं और मिलते हैं, तो कबूतरों को डालना शुरू कीजिएगा तो आपकी कृपा जो है वो बढ़ जाएगी। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये बाबा मासेस में लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाते हैं। और एक बार जब एक इंसान अपनी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने इन बाबाओं के पास जाता है, तो फिर वो इस ट्रैप में फंसता ही चला जाता है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन ये सब करने से उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये एक उदाहरण है कि कैसे एक सोसाइटी के अंदर सुपरस्टिशन की शुरुआत होती है और कैसे वो मासेस में लोगों तक फैलाई जाती है। दूसरा बड़ा रीज़न है पॉलिटिक्स। आपने इन बाबाओं को कभी ना कभी किसी ना किसी पॉलिटिशियन के साथ तो ज़रूर देखा होगा। ये इसलिए है क्योंकि पॉलिटिशियन इन्हें सपोर्ट करते हैं। इन बाबाओं की सभाओं में लाखों करोड़ों लोग इनके पास आते हैं, जिससे इन बाबाओं के पास एक बहुत बड़े वोट बैंक का एक्सेस होता है। अब ये पॉलिटिशियन इन बाबाओं के पास वोट मांगने जाते हैं, जहाँ पे ये उनसे लोगों के वोट मांगते हैं और बदले में बाबा को अश्योरेंस देते हैं कि सरकार उन्हें परेशान नहीं करेगी। कोविड के टाइम पे बाबा रामदेव ने कोरोनिल टैबलेट्स इंट्रोड्यूस करी थी, ये बोल के कि कोविड का इलाज हम इन कोरोनिल टैबलेट से होगा। इस क्लेम के खिलाफ सरकार ने मेजरली किसी भी तरीके के एक्शन नहीं लिए थे। ऐसे ही इंडिया की हिस्ट्री में चंद्र स्वामी पीएम नरसिम्हा राव के स्पिरिचुअल एडवाइज़र रहे थे, जिससे ये बात साबित होती है कि इन बाबाओं के पास कितना ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। साल 1996 में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है कई फाइनेंशियल फ्रॉड करने की वजह से। और इन सारी चीज़ों को कवरेज देने में इंडियन मीडिया तो कैसे ही पीछे हट सकती है। तीसरा बड़ा रीज़न है मीडिया कवरेज। मीडिया में ऐसे बाबाओं को पूरी कवरेज मिलती है, जिससे कि इन बाबाओं की और ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है। जैसे कि एक फेमस टीवी शो आपकी अदालत में भागेश्वर धाम बाबा को बुलाया जाता है। तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। इस पूरी कवरेज का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, और वो ये है कि कैसे भी करके इन बाबाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए।
क्योंकि इवेंचुअली इससे पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक भी बढ़ेगा, बाबाओं को डोनेशंस भी मिलेंगे और तो और समाज में लोगों का ध्यान इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट भी करा जा सकेगा, ताकि देश में लोग बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पर कैपिटा इनकम जैसे मुद्दों पे सवाल ही ना करें। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये बाबा पैसे कैसे कमाते हैं। ओवर द टाइम कई बाबाओं ने इस बिजनेस से पैसा कमाने के लिए कई तरीके निकाल रखे हैं। कुछ तो लेजिट बिजनेस बिल्ड करके, जैसे पतंजलि जो आज के समय इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा भी कई बाबा कई तरीके से पैसे कमाते हैं। इनमें से सबसे पहला तरीका है डोनेशंस। डोनेशंस की मदद से जो लोग इन बाबाओं की सभाओं में पैसा देते हैं, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ज़्यादातर लोग कैश में डोनेट करते हैं, जिससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टैक्स कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए, जिससे इन बाबाओं के द्वारा टैक्स फ्रॉड करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका है शेल कंपनीज और मनी लॉन्डर करके। जैसे आसाराम बापू ने प्राइमरीली 2 शेल कंपनीज बनाई थी, जिससे वो बिना लोगों की नज़रों में आए कई इन्वेस्टमेंट करा करते थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आसाराम बापू ने इन शेल कंपनीज के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। कई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेट फंड, सिक्योरिटीज, एफडीज और कई तरीके के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में। ऑल्सो विद दिस, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आसाराम बापू लोगों को लोन दिया करते थे, जिससे उन्होंने साल 2007 से लेकर 2013 के अंदर 700 करोड़ रुपए कमा लिए थे। ये शेल कंपनीज ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये पब्लिकली कभी भी डिस्क्लोज नहीं करी जाती, ऑब्वियस रीजन की वजह से। इस चीज़ से हमें एक चीज़ तो साफ होती है कि कुछ बाबा लोगों की आस्था का फ़ायदा उठाकर इसे पूरे एक इलीगल बिजनेस से लेकर कई इलीगल प्रैक्टिसेस करने तक का एक सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं। अब इस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करे जा सकते हैं, आइए उन्हें जानते हैं। सबसे पहले तो सरकारों को कई तरीके के कैंपेन्स रन करने चाहिए, जिसकी मदद से वो सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएं कई सुपरस्टिशंस के खिलाफ, ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके। वहीं दूसरी ओर सरकारों को यूथ की समस्याओं को समझकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। देश में और जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें। इससे ये होगा कि लोग और ज़्यादा लॉजिकल बन पाएंगे और अपने आप सही डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। इसके लिए सरकार कई ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ले सकती है, जो ऑलरेडी सोसाइटी में कई सुपरस्टिशंस को हटाने की प्रयास कर रही है। इसी के साथ साथ सरकारों को कई रिक्वायर्ड एक्शन भी लेने पड़ेंगे इन बाबाओं के खिलाफ। कई केसेस में हमने देखा है कि सरकार ने अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड थे। और वहीं दूसरी ओर लोगों को इस बिजनेस को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ताकि वो एक रैशनल डिसीजन ले पाएं। ये समझ पाए कि आज उनके लिए क्या सही है, क्या गलत। क्योंकि इन केसेस में हमने देखा है कि कैसे लोगों के डोनेशंस का इस्तेमाल कर इन बाबाओं ने कई गलत काम करे हैं और कई गलत बिजनेसेस तक इस्टेब्लिश करे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा इन डोनेशंस को लेकर, क्योंकि हो सकता है आपके डोनेट करे हुए पैसे से ये बाबा कुछ गलत काम कर रहे हो। आखिर में जाते जाते मैं आप सबके ओपिनियंस जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम के और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।